हाय फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेस में आप सब लोगों का वेलकम है। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे 1000 क्वेश्चनों के इंडिया जीके की सीरीज, जिसमें हमारे साइंस के क्वेश्चन भी रहेंगे और कुछ करंट के क्वेश्चन भी रहेंगे, जो आपके आने वाला एग्ज़ाम रेलवे एनटीपीसी में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो देखिए, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा लगाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और है, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि आपके कितने ग्रह होते हैं। हमारे 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह में से, जैसे 8 ग्रह होते हैं, 8 ग्रह में से 4 ग्रह और ये है 4 ग्रह। तो जो 4 ग्रह होते हैं इनको बोलते हैं हम आंतरिक ग्रह। और ये आंतरिक ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं, ये देखो यहाँ पे। सबसे पहले तो आता है आपका यहाँ पे बुध, फिर आता है सेकंड नंबर पे शुक्र, फिर आता है हमारा थर्ड पृथ्वी, और फिर आता है फोर्थ मंगल ग्रह। ये हमारे 4 ग्रह हैं जिनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और 4 ग्रह होते हैं जिनको हम बोलते हैं बाह्य या एक्सटर्नल ग्रह। जिनमें पहला तो होता है आपका बृहस्पति, दूसरा होता है आपका शनि, तीसरा होता है अरुण, और चौथा होता है वरुण। ये हमारे 4 ग्रह होते हैं, जिनमें 4 तो होते हैं आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 होते हैं हमारे बाह्य ग्रह, एक्सटर्नल सोर्स। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये 4 ग्रह होते हैं ना, इन चारों ग्रह में से जो ये आंतरिक ग्रह है ना, ये जो 8 ग्रह में से जो 4 ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह, ये तो होते हैं आपके सॉलिड ग्रह। ये होते हैं सॉलिड ग्रह। और जो 4 ग्रह है ना, ये जो बाह्य ग्रह हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ गैस की मात्रा ज़्यादा होती है। इनमें गैस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्नलिखित में से किससे बनी थी। तो निम्नलिखित में से किससे बनी थी, तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ आंसर है इसका स्टेटाइट। स्टेटाइट से सिंधु सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो स्टेटाइट से बनी थी। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि सिंधु सभ्यता की मोहरों में कौन सा पशु नदारत था। मतलब सिंधु सभ्यता की जितनी भी हमको मोहरें मिली हैं उनमें कौन सा पशु ऐसा है जिसका उसमें कोई जिक्र नहीं है, तो उसका आंसर है गाय। गाय, सिंधु सभ्यता की मोहरों में गाय नहीं मिली थी, लेकिन हाँ बैल जरूर मिले हैं, लेकिन गाय नहीं मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि भाई गाय को उसमें अस्तित्व नहीं था, तो गाय तो थी। अगर गाय नहीं थी तो फिर बैल कहाँ से आ गए। तो गाय तो थी, लेकिन गाय सिंधु सभ्यता की मोहरों में गाय नहीं मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। दूसरा, इसमें जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो लाजवर्द है, ये सिंधु सभ्यता वाले जो लाजवर्द है, इसको कहाँ से मंगाते थे। जो लाजवर्द मनी होती है, इसको कहाँ से मंगाते थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में कि लाजवर्द मनी सिंधु सभ्यता वाले कहाँ से मंगाते थे। तो इसका आंसर होगा आपका अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता वाले लाजवर्द मनी को अफगानिस्तान से मंगाते थे। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि रजत, सिल्वर, जिसको हम चांद भी बोलते हैं, इसको कहाँ से मंगाया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग जो चांदी है ये कहाँ से मंगाते थे, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ईरान। ईरान से सिंधु सभ्यता के लोग चांदी मंगाते थे। और सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें किससे बनी है, स्टेटाइट से बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कि मोहरों में कौन सा पशु है जो मोहरों में नहीं है, तो उसका आंसर है गाय। तीसरा क्वेश्चन लाजवर्द मनी
कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान से। रजत और चांदी कहाँ से मंगाते थे? ईरान से मंगाते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का भारत में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछ लें यहाँ पे कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा अधिवेशन, तो देखिए दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन हुआ था। और यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था कि हमारा संविधान किस तरह से बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका अनुच्छेद आर्टिकल 343 343 343 के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। और एक बात ध्यान रखना, जो हिंदी भाषा है ना, वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये एक्स्ट्रा नॉलेज को बढ़ाता ही है। हिंदी भाषा का जो जन्म है ना, कब हुआ था? अगर कोई आपसे पूछ ले कि इंडिया में हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में हिंदी भाषा का उद्भव हुआ था। और किससे हुआ था? देवनागरी लिपि से ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क को ही दूसरा नाम है न्यूयॉर्क का, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिग एप्पल। बिग एप्पल के नाम से मशहूर है न्यूयॉर्क सिटी। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन कोई पूछे आपसे और कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आता है आपका FAO। FAO खाद्य संगठन। खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका आंसर होगा रोम, इटली में। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, हम सारे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं अब, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है। ILO, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। जगह का नाम पूछे तो जिनेवा, और अगर देश का नाम पूछे ILO का, तो स्विट्जरलैंड। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, WHO। WHO के बारे में तो सब जानते ही हो कि WHO क्या है। तो WHO सब जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछ ले, तो इसका मुख्यालय होगा जिनेवा। और जिनेवा भी कहाँ पे भाई आपका? ये स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, जिनेवा भी कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। चौथा अगर आपसे पूछ ले IAEA कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट, और यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो और IAEA का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ मैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है वियना में। और वियना कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में फर्क है। ऑस्ट्रिया क्या है भैया? ये यूरोप महाद्वीप का देश है। ये यूरोप महाद्वीप का देश है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ये
ध्यान रखना इस चीज़ का। और पांचवा जो एजेंसी है वो देखते हैं हम कौन सी है। पांचवी है यूनिसेफ। यूनिसेफ, तो अगर मैं एक और इसको मिटाता हूँ, तो यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो अगर इसका पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। छठा यूनेस्को। यूनेस्को, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे यूनेस्को, आप सब लोग जानते हो यूनेस्को क्या है, सब जानते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को बताता हूँ मैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए होती है, जो विश्व विरासत जो स्थल होती है उसको संरक्षण प्रदान करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये एजुकेशन और साइंस में भी फंड देती है ये, ठीक है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है पेरिस में। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, पेरिस में। चलिए नेक्स्ट, और आगे भी इसमें है इम्पोर्टेंट, तीन और रह गए हैं, तीन और बताता हूँ आपको मैं। तो देखिए यहाँ पे, तो इसको जैसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं और इसको, सातवां, जैसे अगर आपसे पूछ ले शार्क, एशिया महाद्वीप की बात कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि शार्क, शार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, इसका मुख्यालय काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ है भाई, नेपाल में। आठवां, आठवां है एशियन, एशियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ पे है ये, जकार्ता है आपका इंडोनेशिया में। जकार्ता है इंडोनेशिया में। नवा है IMF। तो IMF इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, जिसको हम बिग एप्पल भी बोलते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, पहला हमारा क्वेश्चन था FAO मतलब खाद्य संगठन, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है भाई, इसका मुख्यालय है रोम इटली में। तीसरा क्वेश्चन हमारा WHO, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चौथा क्वेश्चन है IAEA, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना में। जो वियना कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया, जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, ना कि ऑस्ट्रेलिया। यूनिसेफ, यूनिसेफ के बारे में सबको सब जानते हो। यूनिसेफ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। सार्क, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। एशियन, एशियन का मुख्यालय जकार्ता में। IMF का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल सेना के निम्नलिखित पदों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो स्थल सेना के निम्नलिखित पदों में से सबसे छोटा कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा आपका, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट सबसे छोटा होता है। अब इसका हम क्रम देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है। देखो सबसे छोटा तो आपको लेफ्टिनेंट होता है, लेकिन अगर क्रम की बात करें तो देखिए यहाँ पे
लेफ्टिनेंट ये सबसे छोटा होता है, इसके बाद होता है आपका कैप्टन, ये इससे बड़ा होता है, इसके बाद होता है कर्नल, और इससे बड़ा होता है हमारा ब्रिगेडियर, ये इससे बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? अवतल, अवतल इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को प्रथम रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, और किसके लिए मिला था इनको? तो इनको मिला था समाज कार्य के लिए, समाज कार्य के लिए। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार आप सब लोग जानते हो, रमन मैग्सेसे पुरस्कार इसे हम एशिया का नोबेल भी कहते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि कुछ पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी पुस्तक है जो प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका आनंद मठ। आनंद मठ इस पुस्तक को प्रेमचंद ने नहीं लिखा था, तो इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और कब लिखा था इसको? इसको लिखा था 1822 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था, और इसको कब लिखा था? 1822 में इसको लिखा था। अब देखो यहाँ पे ये पुस्तक इतनी प्रसिद्ध क्यों है? इस पुस्तक के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। ये इसमें कुछ खास बात है, इस आनंद मठ जो पुस्तक है इसकी कुछ विशेषता है, जिसके लिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये आनंद मठ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। यह पुस्तक इसलिए फेमस है क्योंकि आपको पता है कि जो वंदे मातरम जो गीत है, वंदे मातरम जो गीत है वो इसी पुस्तक से निकला हुआ है। वंदे मातरम जो गीत है वो इसी पुस्तक से निकला हुआ है, जिसको 1886 में आईएनसी के अधिवेशन में गाया गया था। और हमारा जो राष्ट्रगीत है जन गण गण, जो उसको 1911 में, वो भी इसी पुस्तक से निकला हुआ है, जिसको 1911 में गाया गया था। और इसी पुस्तक में, आनंद मठ की पुस्तक में ही 1773 में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का जिक्र किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह का जिक्र हुआ था? तो उसका आंसर क्या है? आनंद मठ। आनंद मठ बुक में 1773 में सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसका जिक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो किस अंग्रेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका, तो इसका आंसर है सी, चार्ल्स बेबेज। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चार्ल्स बेबेज किस देश के हैं? तो ये इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, इंग्लैंड से हैं चार्ल्स बेबेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल साइंस में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अति चालक वह चालक है जिसका डैश 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 शून्य होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका प्रतिरोध। अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध शून्य होता है जब तो इसमें करंट सप्लाई होगा। इसका प्रतिरोध, इसमें कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। इसका प्रतिरोध क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा आपका क्रो मैग्नन मानव, ये इसका आंसर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि आपसे पूछ ले कि पेकिंग मानव, पेकिंग मानव कहाँ के हैं। तो देखिए यहाँ पे पेकिंग मानव किन्हें कहा जाता है, चीन की गुफाओं में रहने वालों को। चीन की गुफाओं में रहने वालों को पेकिंग मानव कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निएंडर मानव, निएंडर मानव कहाँ के हैं भाई, तो निएंडर मानव फ्रांस की गुफाओं में रहने वालों को, तो फ्रांस की गुफाओं में रहने वालों को निएंडर मानव कहा जाता है। पेकिंग मानव चीन की गुफाओं में रहने वालों को। और जावा मानव, जावा मानव जावा की गुफाओं में रहने वालों को। क्रो मैग्नन मानव यह आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। और इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ ले कि जो क्रो मैग्नन मानव है किस टाइम पीरियड के हैं, तो देखिए यहाँ पे ये किस टाइम पीरियड के हैं भाई, तो ये है आपके पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के हैं। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैलियोलिटिक एज। पैलियोथिक एज। और इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये आपका 3 टाइप का टाइम पीरियड होता है, तो इसमें पूछ सकता है कि कौन सा टाइम पीरियड का है। तो पहला तो होता है आपका प्री, दूसरा होता है आपका मिडल, और तीसरा होता है आपका पोस्ट। और जो ये पोस्ट पैलियोथिक एज है ना, पोस्ट पैलियोथिक एज, इसमें ही आधुनिक मानव आ गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक मानव किस टाइम पीरियड में आए थे, तो इसका आंसर क्या है, पोस्ट पैलियोथिक एज। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन जावा मानव जावा के गुफाओं में, निएंडर मानव फ्रांस की गुफाओं में, पेकिंग मानव चीन की गुफा में रहने वालों कहा जाता है, और आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो इसका आंसर है क्रो मैग्नन मानव। जो क्रो मैग्नन मानव पैलियोथिक एज, पूरा पाषाण काल के पोस्ट टाइम पीरियड में ये आ गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है। तो इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है आपका एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ये है आपके इम्यूनोलॉजी के जनक। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे पहला है आपका जीव विज्ञान के जनक। तो जीव विज्ञान के जनक कौन थे भाई, ये थे अरस्तु साहब। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि वनस्पति विज्ञान के जनक। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, तो इसका आंसर है थियोफ्रेस्टस। तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि आधुनिक वनस्पति के जनक कौन है। आधुनिक वनस्पति के जनक, तो इसका आंसर है लीनियस। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, तो इसका आंसर है
हिप्पोक्रेटस। पांचवा पूछ लेता है आपसे, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो इसका आंसर है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु साहब हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। आधुनिक वनस्पति के जनक लिनियस है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, तो इसका आंसर है जापानी एंसे जापानी एंसेफलाइटिस। जापानी एंसेफेलाइटिस। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम दिमागी बुखार भी बोलते हैं। इसको दिमागी बुखार भी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है। 2-3 घंटे के अंदर अंदर अगर डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता तो मरीज के मरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और ये किस वायरस की वजह से होता है? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो जापानी एंसेफेलाइटिस है या दिमागी बुखार है, किस वायरस के कारण होता है? तो ये होता है आपका फ्लेवी वायरस के कारण। फ्लेवी वायरस के कारण। और इसमें इंपॉर्टेंट एक करंट जीके का क्वेश्चन बनता है कि जो डेंगू है ना, डेंगू जो बीमारी है, ये यूपी के कानपुर में इसको महामारी घोषित करने की बात चल रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कानपुर में, यूपी के कानपुर में किस बीमारी को महामारी घोषित करने की बात चल रही है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका भाई? डेंगू। डेंगू को कानपुर में महामारी घोषित करने की बात चल रही है, तो ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। तो देखिए यहाँ पे, कपड़े फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस। तो इसका आंसर क्या होगा? एस्बेस्टोसिस। और ये शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो ये फेफड़ों, या हम बोले तो फेफड़ों क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लंग्स की बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएसडी के प्रवर्तक कौन थे? तो एलएसडी के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाफमैन। ये एलएसडी के प्रवर्तक थे। और एलएसडी की अगर फुल फॉर्म पूछ ले, तो एलएसडी की फुल फॉर्म पूछ ले, पहले तो देखो कि एलएसडी होता क्या है। एलएसडी एक टाइप से ड्रग्स होता है, नशा होता है। और इसके प्रवर्तक थे हाफमैन। और एलएसडी की अगर फुल फॉर्म पूछ ले, तो एलएसडी की फुल फॉर्म होती है लाइजर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड। डाई एथिल एमाइड। ये एलएसडी की फुल फॉर्म होती है, लाइजर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है आपका महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने इसका प्रतिपादन किया था। और इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि महर्षि कपिल ने किसका प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के लिए कौन थे? महर्षि कपिल। अष्टांग योग के लिए कौन है? महर्षि पतंजलि। सांख्य दर्शन के लिए महर्षि कपिल। और गौतम मुनि न्याय दर्शन के लिए
जैमिनी, जैमिनी किसके लिए हैं? तो ये है पूर्व मीमांसा। और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है वादरायण। तो याद रखना, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि पतंजलि ने किया था अष्टांग योग का, और महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का, महर्षि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा, गौतम मुनि ने न्याय दर्शन, और उत्तर मीमांसा वादरायण के लिए। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? करंट जीके का क्वेश्चन बन जाता है ये, या फिर आप ये मान लो ओल्ड जीके का। तो विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1995 को ये अस्तित्व में आया था। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO, इससे पहले इसका काम कौन देखता था? तो इससे पहले इसका काम कौन देखता था? गेट, जिसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंटल ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड्स। तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेता हूँ, क्या बार पूछ लिया जाता है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड्स। और एक बात ध्यान रखना, जो गेट है ना, ये गेट ये 1946 से 47 से 1995 तक चला। उसके बाद गेट को WTO में परिवर्तित कर दिया था। अगला लास्ट क्वेश्चन, नीला हेलमेट शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो नीला हेलमेट शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। तो ये नीला हेलमेट से संबंधित है। और एक बात ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, इसमें लगभग सभी देशों के सैनिक हैं, हमारे हिंदुस्तान के इसमें सैनिक हैं। विकासशील देशों के ज़्यादा सैनिक हैं और विकसित देशों के इसमें कम सैनिक हैं। तो इस तरह से ये आपकी आज की सीरीज़ कंप्लीट हुई। अगली सीरीज़ आपकी जस्ट इससे अगली वीडियो होगी। तो उम्मीद है आपको यहाँ कुछ सीखने को मिला। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।